प्रोग्राम में उनको ज़ेर बहस लाया जाए। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी सैलाब मुतासरीन के हवाले से। यकीनन सिलसिला ऐसा है कि मज़ीद आगे जारी रहेगा। मुख्तलिफ सवालात और पैगामात आपके मौसूल हुए हैं, तो कोशिश यही होती है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी तालीम के हवाले से, क्योंकि एक और बड़ा मसला दरपेश है, वो ये कि जितने भी इस वक्त तालीमी इदारे हैं, सरकारी तालीमी इदारे, अब ये पता नहीं कि उसमें तालीमी सरगर्मियाँ होती भी हैं या नहीं, लेकिन जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनको जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया तो तय ये पाया कि ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे लोगों को आबाद कर दिया जाए। वक्ती तौर पे यकीनन हो सकता है ये, और उसके बाद जब सैलाब का पानी निकल जाएगा तो उसके बाद उन लोगों को वापस वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये प्लान में शामिल था। माफ़ कीजिए। तो अब जो सूरत हाल है इस हवाले से बात करना ज़रूरी है, और इसमें तालीम का कितना खर्च हुआ है इसको आज प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू इसके ऊपर की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान अख्तर आराइन साहब हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, तज़कियाकार हैं तालीम के हवाले से, उनसे गुफ्तगू होती है। इस मामले पे चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू करें। जी अख्तर भाई। बिल्कुल, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। जहाँ तक पोस्ट कोविड तालीमी नुकसान जो है कौम बर्दाश्त कर ही रही थी, तो यकायक जो है एक और मसला पैदा हो गया कि बारिशों की वजह से हमारे जो अक्सर इलाके हैं सिंध के, बलूचिस्तान तो स्पेशली, और फिर जनूबी पंजाब और बाकी, तो इन इलाकों में जो हुकूमत की पॉलिसी रही है उस पॉलिसी के अंदर जाहिर है कि उसको आबाद तो करना है किसी ऊंची जगह पर, किसी ऐसी बिल्डिंग में, क्योंकि ज़्यादातर कच्चे मकानात होते हैं तो ज़ाहिर है देहात के अंदर, और फिर वो गांव ऐसे होते हैं कि जहाँ पर फिर कहीं दूर स्कूल कोई अगर बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि बिल्डिंग तो गवर्नमेंट्स की किसी न किसी हद तक 2 कमरे की भी होती हैं, और फिर वहाँ पर जो है वो आबाद कर दिया गया। हालांकि बाज़ बिल्डिंग्स तो बहुत खस्ता हालत थी और वो भी गिरी हैं, ख़राब भी हुई हैं बारिश की वजह से, मगर यह है कि कम से कम उस कंपाउंड वॉल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आर्जी तौर पे उनको रोका जा सकता है। तो अक्सर तालीमी इदारे जो हैं वो इसी गवर्नमेंट तालीमी इदारे जो है इसी मकसद के लिए यूज़ किए गए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ और बिल्डिंग्स थी जो सरकारी इमलाक थी, उनका इस्तेमाल भी किया गया। अब एक्चुअली जो नुकसान हुआ वो तालीम को हुआ, जो एक सिलसिला जुड़ा था और वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब डिस्कनेक्टिविटी की वजह से, या जो उनका किताबें इस साल देर से पहुंचने की वजह से, और जो तालीमी सिलसिला जो अदम दिलचस्पी है तालिब इल्म की भी पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, क्योंकि वो बिल्कुल ही यानी स्कूल गोइंग बच्चे बचे ही नहीं, उनका माइंड ये था ही नहीं कि हम तालीमी इदारे में जाते हैं। और उस लिहाज से जो है हमारा ओवरऑल जो एजुकेशन का नुकसान है, बेसिकली जो मिडिल क्लास लोअर क्लास, क्योंकि देहातों में नॉर्मली वहाँ 2-3 क्लासेस नहीं होती, वहाँ पर या तो पुअर क्लास होती है या फिर जो है वडेरा क्लास होती है, यानी कि जो चौधरी क्लास होती है। ठीक है, बस या तो वो बड़े लोग होते हैं या फिर उनके थोड़े से जो छोटे वडेरे होते हैं, चमचे वगैरह, जो मैं तो सीधी सी बात है क्यों ना बात फैक्चुअल की जाए बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वजह से वहाँ पुअर क्लास ज़्यादा होती है। मगर जहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ के ऐसे इलाके थे जहाँ पर पुअर क्लास के अलावा जो है मिडिल क्लास भी मौजूद थी, वो भी पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रही है, बल्कि उसे नीचे आ रही नहीं, है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दिए, वो तो बड़ी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ज़ाहिर यही कहना चाहिए, लगता तो यही है कि टारगेट शायद यही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जो है अब तो वही बचेंगे लोग। अब तालीम तो दूर की बात है, अब तो सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में लोगों को फिक्र में डाल दिया गया है, और रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोज़ बरोज़ मामलात होते जा रहे हैं, सियासतदान पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो तालीम से लेकर, हालांकि ये फंडामेंटल राइट है, हेल्थ हो गई या एजुकेशन हो गई, और ये फंडामेंटल राइट है एज़ पर द लॉ। पाकिस्तान में हेल्थ का इतना नहीं है, बुनियादी हेल्थ के जो
सेहत सेंटर बनाए गए थे, उसका तो जिसको फर्स्ट एड कह लें या छोटा मोटा बुखार कह लें, वो तो गवर्नमेंट किसी हद तक डिस्पेंसरीज जो है वो कायम करके वो देहाती इलाकों के अंदर जी चाहिए। देहाती इलाकों के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें किसी हद तक मौजूद थी। मगर जो एजुकेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि 15 साल तक के बच्चे के लिए तालीम जो है गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है, ना कि प्राइवेट तो सेक्टर का। हम उसको एक तरफ कर देते हैं ना। मैं उसकी बात इसलिए नहीं करता, हसास मौजूद है, क्योंकि आइन में तो और भी बहुत कुछ लिखा है, कानून के हवाले से लिखा है, एक आम आदमी को इंसाफ की रसाई के हवाले से, और न जाने क्या क्या बातें लिखी है। तो जब जाहिर है कि जब किसी पे अमल दरामद नहीं है तो तालीम पे कैसे अमल दरामद होगा? तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी बेमानी सी बात अब लगती है इस दौर में, क्योंकि आप आइन का पूरा मुताला करें, उस आम आदमी को इतने हुकूक हासिल है कि अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो आप समझेंगे शायद एक आम आदमी, ये जो जितने भी गुंडे और बदमाश जो घूम रहे हैं, इनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो जाहिर है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, तभी तो हम इस हाल पे हैं। जी सही सही 100% आप दुरुस्त फरमाया। कवानीन के अंदर बहुत अवाम है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि एक लेमैन जो आम आदमी होता है तो वो ये बात करता है कि दोहरा कानून है भाई, गरीब के लिए पता नहीं कोई दूसरा कानून है, अमीर के लिए कोई दूसरा कानून है। बात ये है कि बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। इसमें भी मैं थोड़ी सी एक और रिपोर्ट कर देता हूँ। गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, ये ज्यादा मुनासिब होगा। जैसे हमारे अक्सर ये मिसाल दी जाती है ना कि गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून। सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई तो मैं वो बताता हूँ। मैं अक्सर व बेशतर कराची शहर में, क्योंकि ज़ाहिर कराची की बात ज़्यादा करें तो बेहतर है, यहाँ मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जो जेट ब्लैक शीशे होते हैं, जी फ्रंट की विंड स्क्रीन फ्रंट की इतनी ब्लैक होती है कि पता ही नहीं चलता कि अंदर है क्या। यानी वही आपने कहा कि उनके लिए कोई कानून नहीं है। पीछे गुंडे मवाली बैठे होते हैं, लोगों को पीछे से ऐसे। मेरी गाड़ी ब्लैक कलर की है तो उसमें ब्लैक बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बैक साइड पर एक बहुत ही कम उसमें लगाया हुआ है, धूप से बचाव के लिए लगाया हुआ है। तो मुझे रोक लिया गया कि जनाब, फिर जब चेक किया तो शीशे, क्योंकि ब्लैक गाड़ी की वजह से शेडो शायद था, मुझे रोक लिया गया और मेरे साथ ही एक गाड़ी क्रॉस करके गई जो कि बड़ी तेजी से क्रॉस करके गई। उसको उसने, पुलिस वाले ने रास्ता भी दे दिया। हाँ, वो गुंडे ठीक है, और गुंडे बदमाश थे और उनके लिए कोई कानून नहीं है। आपका ही जुमला है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो इस तरह से बहुत से लोग, बिल्कुल सही फरमाया कि उनके लिए चेक एंड बैलेंस नहीं है। कभी कभार एक कहते हैं ना, शो ऑफ करने के लिए कभी कभार वीडियोस बनाई जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि जी हमने किसी पावरफुल बंदे की गाड़ी रोक ली है और ये कर लिया है, क्या है। तो वो भी एक सोचे समझे प्लान के तहत है। इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए है। देखिए हमारी पुलिस है, पुलिस की जो नफरी, अगर इसका डेटाबेस आप निकालेंगे जो सिक्योरिटी पर मामूर है, यानी लगता यूं है कि अगर पर वीआईपी हम कहें कि जैसे हम कहते हैं ना पर पर्सन, पर कैपिटा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल ठीक है। आप यूं देखेंगे कि एक्चुअली वो नफरी है, एक किसी वीआईपी के लिए कम से कम 10 जो है वो लोग उस पर मामूर होते हैं, उन पर ड्यूटी लगाई जाती है और उनके लिए मोबाइल, पेट्रोल, हर चीज उसके लिए होती है। और वैसे ही वो खजाना खाली करके बैठे हुए हैं। और वीआईपी तो यूं बनते हैं कि अभी आप देखें कौमी असेंबली के अंदर मेरा ख्याल 172 पे गवर्नमेंट शायद खड़ी हुई थी और खड़ी है, तो उसमें से 72 से ज्यादा तो वजारतें हैं और 1.5 दर्जन से 2 दर्जन तक तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के जो मुशीर और इस तरह के मामलात हैं। तो अगर देखा जाए तो जितनी वो 11-13 पार्टियां थी, वो तमाम पार्टियों को जो है ना वो मुशीर बना के पीएम बना दिया, इनडायरेक्टली पीएम का असिस्टेंट बना दिया या पीएम का जो है वो एडवाइजर बना दिया, जो भी बना दिया। तो एक तरह से सारी पार्टियों के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका जो है जो वो है वो एक तरह से पीएम के साथ और उसमें सबने हाथ धोए। आपने बिल्कुल ठीक है। उससे पहले जो पार्टी थी जो गैर मुल्की फंडिंग पे चल रही थी, वो सबको पता है, दहशतगर्दों का टोला मैं उसको कहता हूँ। अभी भी दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया है। बहरहाल तो ये सब इसमें वो करते रहे, खूब मजे लूटते रहे, सारे गैर मुल्कियों को लाके नौकरियां यहाँ पर लगाते रहे, खूब अय्याशियां चलती रही। और अब जनाब सब कुछ वो हो गया। अभी एग्जैक्टली अभी वो जो इतने मिनिस्टर या इतने वो खास पोस्ट पे काम करेंगे, सारे पॉलिटिशियंस आएंगे, तो उनके साथ उनके घरों में, उनके
बच्चों और बेटियों और तमाम लोगों को जो है गवर्नमेंट पेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट पेरोल पे चल रहे होते हैं, वो उन घरों में ड्यूटियां करते हम हैं। देखें इसको, अब तो स्कूल के में स्कूलों के बाहर छोड़ने के लिए पुलिस की गाड़ियों के साथ आ रहे होते हैं, बिल्कुल जी, आवाम के वीआईपी। पैसे से जो है वही वो बात है ना कि सिक्योरिटीज ये लग रही। पूरा एक सिस्टम है और ये सारी प्रोटेक्शन उनके लिए, कोई कानून नहीं है, कोई उनसे हम्म, नहीं पूछ सकता, कोई इदारा नहीं पूछ सकता। बिल्कुल जो ऐसा ही इदारे है। दो चार थे पिछले दिनों में वो भी डीएक्टिवेट हो गए हैं, उनको भी खामोश कर दिया गया है। अब जाहिर है कि कोई इदारा एहतसाब कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो मराहत सारे जो हैं वो इन वज़रा उमरा और इन वडेरों के लिए है, इन बड़े लोगों के लिए है। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ना साईं का जो कुत्ता होता है उसकी रखवाली के लिए भी चार लोग जो है वो कुत्ते रखे हुए गवर्नमेंट होते हैं। बजट से सैलरी लेने वाले, अखराजात वाले, और सारे पेट्रोल कितना भी महंगा हो उनको पेट्रोल फ्री मिलता है। और ऐसा ही यहाँ है। पर जो है हम देखते हैं अक्सर और बेशतर बेचारा बाइकर या कोई बंदा खड़ा होता है, उसके पास फैमिली होती है, वो पे नहीं कर सकता, वो गाड़ी बंद हो गई, कहीं बस सही है। इंपॉर्टेंट जाना है और उसके लिए आधा लीटर पेट्रोल जो है वो, तो ये इतने ऐसा ही है। मसाइल हैं। फिर अगर वो एक स्कीम निकाली गई कि जनाब उनको कुछ रिफंड मिलेगा 2000 का, उसका इतना लेंदी प्रोसेस कर दिया जाता है कि वो आम आदमी रीच नहीं करता, अंदर ही अंदर उसकी कोई सिस्टम ऐसा हो जाता है कि बता देते हैं कि इतने अरब रुपए हमने रिफंड कर दिए उन गुरबा को जो पेट्रोल की लेवी टैक्सेस की मद में दे रहे थे, और हमने ये कर दिया और वो कर दिया। नहीं तो तो ये ये तो हमारी देखें, ये तो हमारी आप समझ लें कि रिवायात में शामिल है। जी वो बच्चा एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, उसको दरवाजे पे रुकाया, उसको कहा टिकट लेकर आओ, एनआईसी लेकर आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, कोविड का सर्टिफिकेट लेकर आओ, घर के जायदाद पेपर लेकर आओ, गाड़ी किसके नाम है ये लेकर आओ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाओगे तो फिर मैच देखने जाओगे। ये सूरत हाल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक आम सी बात है, इतना पेचीदा हमारे यहाँ मरहला है। जी जी, यही वजह है जिसकी वजह से गरीब गरीब तर होता जा रहा है। वो बेचारा अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ख्वाहिश तो दूर की बात है, वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। अब आटा देखें कैसे ऊपर से ऊपर जा रहा है। जी आप खाने पीने की दाल लेने चले जाएं, आपको बहुत, यानी कि कोई चीज़ यानी वेजिटेबल लेने चले जाएं तो अब तो पाव में बिक रही है, रेट ही पाव का दे रहे हैं ऐसा ही आजकल। है। वो लोग तो कहते हैं जी इतने रुपए पाव, 200 रुपये पाव, 250 रुपये पाव, 150 रुपये पाव। मैंने बिल्कुल कहा भाई ऐसा ही पाव का रेट क्या है, ये क्यों पाव का रेट है? बिल्कुल तो ठीक। कहते हैं क्या करें, अगर वो बताएंगे लोग किलो लड़ेंगे। में बताएंगे तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही आप 2 पाव ले लो, 4 पाव ले लो, आपके 1 kg ले लो। तो यहाँ तक ये हालात है कि बस अब तो मेरा ख्याल है कि वो कभी कभार मैं अफ्रीका की या कहीं की वीडियो ऐसी देखता हूँ कि कभी कभार लोग बाज़ जगहों पे वो एक मिट्टी होती है, वो मिट्टी पका के खाते हैं, वो पता नहीं क्या एक, जिससे ख़ास तौर पे वो हम बचपन में तख्ती होती थी जी जी लकड़ी जी की, उस जी पर जी, बिल्कुल लगाते मुझे थे, याद है बिल्कुल। वो एक मिट्टी होती थी। इस टाइप की मिट्टी जो है वहाँ पर लोग उसको पका के खा लेते हैं या गर्म करके उसको, उसका वो हलवा बिल्कुल बना ऐसा ही। के खा लेते हैं, नमकियात डाल के। तो बात यह है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, फूड सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारी आदतें भी ख़राब हैं, बिल्कुल ठीक। हम एक चावल के दाने का ख्याल नहीं करते, हम बिल्कुल ऐसा। ये इतना दूसरी तरफ नुकसान ये भी एक मसला ये है, बिल्कुल ऐसा है ही ना। है, बिल्कुल यानी कि फैक्ट है। देखिए वो किसी ने खूब कहा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हुक्मरान है। फिर किसी बिजनेसमैन से मैंने कई लोगों से बात करता रहता हूँ कि भाई कम से कम आप तो इंसाफ कीजिए। नेक अच्छे दिन आते हैं, रमज़ान आता है, बाज़ ऐसे वक्त आता है कि इंसान आप थोड़ा सा हाथ ही प्रॉफिट ही कम कर दे। कहते जी क्या करें, हम करेंगे, हम खुद लुट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। बात यह है कि जब यहाँ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, तो फिर आवाम भी तो ये बात नहीं समझती ना, किसी बिल्कुल से ऐसा नेकी ही। करो कुएं में डालो। फिर इसीलिए कहते हैं कि वो मुहावरा जैसे ऐसे ही समझ लो कि जैसी आवाम वैसे वैसे काम, वैसे का फिर हम बिल्कुल भी ठीक वैसे ही है। काम करेंगे। हम अपने तालीमी इदारों की बता रहा हूँ ना कि तालीमी इदारों में वालिदैन को ये नहीं पता है कि जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारा राइट हमें नहीं मिलता, चलो हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हम पे करके ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम ये मिडिल क्लास लोग जो है, जो दरमियाने तबके के जो स्कूल्स हैं वहाँ जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। उस्ताद की इज्जत नहीं है, तालिब इल्म रिस्पेक्ट करना तो पहले ही ख़त्म कर चुका। अब वालिदैन भी ज़ाहिर ऐसा करते हैं, फिर उस्ताद भी ऐसे हैं। हमारा मानना तो, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। बात यह है कि बहुत से उस्ताज़ा जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं करते, और ज़ाहिर है कि मगर ये कि ये हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। मैं तो अक्सर व बेशतर जब ऐसे फोरम पे होता हूँ और मैं विज़िट करता हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ,
तो मुझे मुख्तलिफ सूबे से बाहर भी इनवाइट किया जाता है, तो हम जाते हैं। हम अक्सर व बेशतर अपनी कम्युनिटी को ये कहते हैं कि देखिए उस्ताद का बहुत बड़ा पहल उसको करनी है, मगर वो कहते हैं जब हम फाके करेंगे, हम बताइए हम क्या करें। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए हमारे घरों में एक उस्ताद जो है उसकी घर जाके देखा है कभी? आप घर तो देखें। हम ट्यूशन ना पढ़ाएं, हम कहें स्कूल में ही पढ़ाते हैं, मगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, वो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो फिर हमें बच्चे अलग से भेजते हैं और कहते हैं जी इसको कोचिंग में ट्यूशन में पढ़ाइए। अब हम कहते हैं जी दाल रोटी चाहिए हमें, क्योंकि हमने एक नोबल प्रोफेशन तो ले लिया, मगर इस प्रोफेशन में हमारा गुजारा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब तो यकीन कीजिएगा कई स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इस फील्ड से लोग भाग गए, बागी हो गए। इस वक्त टीचर नायाब हो गए, टीचर मिल नहीं रहा। अगर सर्च करते हैं तो टीचर मिल नहीं रहा। बिल्कुल आपने ठीक है। हम लोग अक्सर व बेशतर देखें, बात वही है कि जैसी अवाम वैसे काम, तो अब क्या करें बताइए ना। मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, पूरी जो है लाइफ का एक खास हिस्सा जो है वक्फ किया, मगर हम लोगों के कोई ये चीज़ इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए कि जनाब क्वालिटी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बच्चे माशाल्लाह हमारे स्कूलों के जो है, जिन स्कूलों के अंदर हमने नई नस्ल के जो स्कूल हैं उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी क्लास में लेकर गए हैं, और हर क्लासरूम के अंदर हमने बाकायदा LCDs और स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हैं। हमने 4-5 हज़ार रुपये की फीस वालों को ऐसा बनाया है कि जैसे कोई 10-15 हज़ार वाली फीस में बच्चे पढ़ते हैं, मगर पेरेंट्स जो है कोऑपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो उनको मसाइल होते हैं, परेशान होते हैं, मगर उसमें से बहुत से जो है हमारे थैंकफुल भी होते हैं। तो ये कोशिश जारी है कि हम देखें गवर्नमेंट का स्कूल, तो वो आपने तो बात यहीं से स्टार्ट हुई थी कि वहाँ पर तो आबाद कर दिया गया उन बेचारे लोगों को, और वहाँ पर तो वैसे ही गोस्ट स्कूल पहले ही बहुत थे, अब वैसे ही सारे समझ लो वहाँ पर। सेक्रेटरी एजुकेशन ने पिछले दिनों एक खत लिखा था, अभी तक तो पता नहीं उसका जवाब आया या नहीं आया, कि ये जितने ये स्कूल हैं सरकारी, इसके अंदर जितने भी लोगों को ठहराया गया है इनको दूसरी जगह मुंतकिल करें, तो बाकायदा तालीमी साल का जो है वो आगाज़ हो, जो सिलसिला जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू हो सके। तो अभी तक तो पता नहीं इसके ऊपर। मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूँ अभी ऑन एयर, कि अक्सर व बेशतर इदारे जो होते हैं करस्पॉन्डेंस करते हैं जी। ठीक है, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना बड़ी सेंसेबल और स्मार्ट होती है। ये क्या करते हैं कि बहुत से लेटर लिखते हैं, मगर उसके साथ ही एक पैगाम भी मिल जाता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऊपर आप एक्शन कितना लेना है आपकी मर्जी, ले नहीं ले हम आपसे नहीं पूछेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो फाइल में लगा दिए जाते हैं, ठीक है, वो रखे जाते हैं। बवक्त जरूरत कल को कोई ऐसा मसला होता है, कहने हमने तो जनाब ये देखिए इतने लेटर लिखे थे, हमने ये किया वो किया, अब क्या करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्यूरोक्रेसी अगर सीधी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत माजरत के साथ मेरी बड़ी सादा अल्फाज में गुफ्तगू है कि सियासतदान जो है वो इतनी डंडी नहीं मार सकता। मुझे पता है उनके काम करने का तरीका, क्योंकि टेक्नोक्रेट जो होते हैं या जो सेक्शन ऑफिसर्स का टेक्निकल वर्ड होती है, सेक्शन उन्होंने करना होता है, समरीज उन्होंने लिखनी होती है। नहीं, आप अगर प्रोग्रेस की बुनियाद के ऊपर अगर तरक्कियां देना शुरू कर देना, ग्रेड बढ़ाना शुरू कर देना अगर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने लोग तरक्की पाएंगे। एक आदमी प्रमोट नहीं हो सकेगा, ये हम बिल्कुल वो मयार नहीं रहा जो पहले था। डिलीवर किसी भी डिपार्टमेंट में आप ब्यूरोक्रेसी अच्छे लोग आते हैं, अभी देखिए अच्छे लोगों की तादाद में भी बता आपको बहुत कम ना, कि अगर आप समझ लें कि कुछ 600 के करीब ऑफिसर है ना, तो उसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो अच्छे लोग आप कह रहे हैं उसमें 2 या 3 लोग ही होंगे। तो आप इससे तनासुब का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हम बिला वजह, क्योंकि पूरा अच्छा वो भी हाइबरनेट है जी, काम वो भी नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छे ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, वो भी हाइबरनेट है, इसी सिस्टम का हिस्सा है, डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अब एक छोटा सा वाकया पिछले चंद 2-4 दिन पहले की बात है जी, कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब थे, हाँ, हाँ, वो 2-2 4-4 दिन के बाद पोस्टिंग्स होती रही, उनकी ट्रांसफर हुई, अभी हो रही है। पता ये चला कि जितना भी ये सारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं एक ही पार्टी के, बड़ी मजे की बात है कि यानी कि वहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं विद इन अ पार्टी। ठीक है, इन्फ्लुएंस है कि जी किस ग्रुप का जो है ज्यादा वो होल्ड है उसके ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत के अंदर पार्टी है, तो वो वहाँ पर डीसी अगर एक किसी पावरफुल MP MNE की बात मान रहा है, वहाँ उसको बुलाया गया है कि जी इस चीज़ में आइए आप,
तो डिस्कस कीजिए। दूसरा कहते हैं वहां क्यों गए, उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं इसी दौरान, ये भी जो सैलाब का माल जो तकसीम हो रहा है बाहर से, जी जो जी पकड़ा जी, है मैं वही इन्होंने, यही आने वाला था। तो वो जो माल गनीमत जो तकसीम हो रहा है ना, वो एक जगह पर तकसीम हो गया, दूसरी जगह नहीं हो सका, बंदे को तब्दील कर दिया जाए, फिर एक ने एक पार्टी को जाकर माल तकसीम कर दिया या एक कस्बे के अंदर कर दिया तो बंदा तब्दील हो गया। ये सब कुछ भी हो रहा है, फरमाइए। जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। बड़ा शॉर्ट में आपने बताया कि यकीन कीजिएगा ये जितना है बहुत कम इदारे हैं कि वो अपना 60, 70, 80% तक गरीब हकदार तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी बाज़ चीज़ों की किल्लत ज़्यादा है जो कि वो जानी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। अब खाना है, फॉर एग्जांपल एक खाना है वो एक जगह से पका है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इदारा है वो कहता है यहाँ से नहीं पकाते, हम हैदराबाद से पकाते हैं, लोकल सिटी से पकवा रहे हैं, वहाँ से पकाया जा रहा है तो वो गैर मेयारी है। जी, फिर वहाँ से लेके जाते हैं बगैर फ्रिज के। आप देखें कि 24 आवर तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। गर्मी पड़ रही है, 12 घंटे में वो ख़राब हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो वहाँ पर जब पहुँचता है जिस जगह पर, वहाँ कहता है वहाँ पहुँचने में इतनी दिक्कत है कि वो खाना खराब हो रहा है, कीड़े पड़ जाते हैं, स्मेल आ जाती है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वैसा का वैसा, बिल्कुल ऐसे और ही। फोटो सेशन भी हो जाता है। और यानी कि उसमें उन इदारों का कसूर नहीं है, मगर पूरा प्रोसेस इतना लेंदी है कि उसको क्विक जो है सप्लाई चेन जो है वो इतनी डिले वाली है। और फिर और खाने पे नहीं, मगर जो काम की चीजें हैं, जो जिसकी शेल्फ लाइफ है, उस पे धावा बोल दिया जाता है। वहाँ के उन्हीं के लोग हैं, पावरफुल लोग, जो कि वो लूट लेते हैं या कहते हैं जहाँ आइए इधर रखिए, सही। ठीक है यहाँ रखिए, तो वो अपने पास जखीरा अंदोजी कर लेते हैं। उसका जखीरे से मुराद है कि वो टेंट है या जो भी ऐसी काम की चीज़ें हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आपने फरमाया कि डीसी साहब ने लेटर लिखा और स्कूल खाली करे, या जो भी हमारे ओहदेदारान हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है। अगर अमल करना हो तो अमल तो किया जा सकता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे तज्जियाकार हैं, उनको मैं खुश आमदेद कहूँगा। अनवर भाई बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर साहब, ये फरमाइए, अभी गुफ्तगू हो रही थी कुछ तालीम के हवाले से, और मामला ये है कि सैलाब के बाद लोगों को जो सिंध के तालीमी इदारे हैं, सरकारी तालीमी इदारे, वहाँ पर आबाद किया गया। अब यहाँ तालीम का भी बड़ा हर्ज हो रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? पहले ही जो मामलात थे इतने बेहतर नहीं थे, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जो सिलसिला रहा वो सब आपके सामने। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए जी। देखें यासर साहब, ये जैसे कि आपने कहा कि जो अभी सैलाब ज़दगान आए हैं तो उनको सरकारी स्कूलों में ठहराया जा रहा है, तो यहीं से मैं चलता हूँ कि आप देखें कि सैलाब ज़दगान को ठहराया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए इमारतें होनी चाहिए, कमरे होनी चाहिए, छत होनी चाहिए जी, और वो भी सरकारी ही सरकार की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। अब सरकार ने ये देखा है कि सबसे लीस्ट जो होता है ना, सबसे यानी कि बेकार किस्म की जो डिपार्टमेंट हो, जिसको अगर हम बंद कर देते हैं तो ये निज़ाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे उनको ठहराया जाए। यानी कि बेसिकली तो वो मैं कहूँगा तो ये थोड़ी सी बात सही नहीं होगी कि इनको तो गवर्नर हाउस में ठहराना चाहिए, इनको तो चीफ मिनिस्टर हाउस में ठहराना चाहिए, इनको उन सरकारी अदारों में सेक्रेटरीट के जो अदारे हैं वहाँ पे ठहराना चाहिए। तो अब भी देख लें कि आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट की खास तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट में, जनरली गवर्नमेंट की बात और ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस की बात करता हूँ कि इनको देखने प्रायोरिटी क्या है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सेक्शन ऑफिसर, कोई डीसी, कोई एसी, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई सीएम या गवर्नर साहब अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फर्क पड़ता है। तो एजुकेशन के बारे में जो है हमारी जो नजरियात हैं उस किस्म के हैं, जबकि ये हमारे नजरियात एजुकेशन के इतने टॉप पे होने चाहिए कि हमें सबसे पहले जो भी हमने चीज देखनी हो वो एजुकेशन होनी चाहिए। मगर यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही इसको पसपुश डाल दिया इस चीज को। जब भी कोई बात होती है, इससे पहले भी मेरे ख्याल से 2010 में ही हुआ था। 2010 में मुझे पता है कि इसी तरह स्कूलों को
स्कूलों में सलाब जदगान को ठहराया गया तो स्कूल कई महीने तक वो स्कूल बंद रहे थे। अब इसके लिए इनको चाहिए, हमारी पीडीएम में है और वो दूसरी एनडीए में है, इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले आप इस चीज को देखें, आप कहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आपके पास ऑफिस मौजूद हैं, ऐसे बड़े बड़े आपके पास जगह मौजूद हैं, आप वहाँ पे उनको ठहरा सकते हैं। मगर ये स्कूलों में जो ठहराते हैं ये बहुत गलत करते हैं। और साथ ही मैं यासर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब मैं आपको साथ ही बताता हूँ, मैं अख्तर अलाइन साहब को मैं सुन रहा था कि एजुकेशन में इन्होंने बात की थी थोड़ी सी कि टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे मुअल्लिम हैं, फीमेल भी हैं मेल भी हैं और बहुत ज्यादा हैं, उनको जो उसका मुआवजा मिलता है, या तो हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले साथिजा हैं वो होने चाहिए वेल ऑफ, बिल्कुल ठीक है, बेसिकली वो बड़े बापों के बच्चे और बाहर से पढ़ के आने वाले हैं, और फिर तो ठीक है। हाँ। फिर तो वो फ्री एजुकेशन पढ़ाएंगे, उनको सैलरी तनख्वाह की नहीं जरूरत है, तो हर इंसान अपनी एक रोजी रोटी के लिए करता है। तो हमने देखा है कि जितनी कम से कम आमदन, कम से कम उनकी यानी कि ये जो माहाना आमदन होती है वो हमारे टीचर ख्वातीनों हजरात की होती है। तो अब पेरेंट्स को भी ये चीज सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि इसको किस तरह से इस चीज का हल किया जाए। कि पेरेंट्स के बारे में पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा जो जहाँ स्कूल में फीस कम हो वहां पे बढ़े, आप 5,000 क्यों ले रहे हैं, आप 10,000 क्यों ले रहे हैं, आप 15,000 क्यों ले रहे हैं, आप ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। इवन 400, 500, 200 देने में भी पेरेंट्स को तकलीफ होती है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि आप जितना अपने बच्चे के ऊपर खर्चा करेंगे वो गुड क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करेगा और माशरे में एक अच्छा इंसान बनकर बाहर निकलेगा। मगर हम लोग वहां पे भी डंडी मारते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ तो कम अज कम 2 चीजों में आप डंडी ना मारें, एक जो सिक्योरिटी के हिसाब से आप किसी को अगर हायर करते हैं, और दूसरा एजुकेशन के हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए या अपने टीचर के लिए वहां पे आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम अच्छे से अच्छा पे करें और अच्छे से अच्छी वहां से ले। ठीक है, आप देखें, आपने आप बाजार में अगर केले लेने जाना है तो केले आपको 200 रुपए दर्जन में मिल रहे हैं और 50 रुपए भी मिल रहे हैं। आप 50 वाले मत लें, 200 वाले रहे तो अच्छे होंगे। अगर आप 200 वाले नहीं ले सकते तो वहां पे तो आपके पास मार्जिन है कि आप 200 वालों में से दर्जन की बजाय 3 केले ले लें 50 रुपए के, वहां आपके पास मार्जिन है। मगर यहाँ पे आपके पास मार्जिन नहीं हो सकता कि बच्चे की तालीम उस पर खर्च करना है। आप अगर अब ये तो क्या, अभी देखें महंगाई की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए क्या ना भी मुश्किल हो गया कि जी आप गोश्त मुर्गी मत खाएं, दाल खा लें और बच्चे को पढ़ा लें। अब तो दाल भी गोश्त मुर्गी से महंगी हो गई, मुहावरे भी गलत होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हमारे वो पुराने मुहावरों को बिल्कुल वो नल एंड वाइट होते जा रहे हैं। तो लिहाजा हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे को खर्च करें और उसको बेदरेग ना खर्च करें, सिर्फ खर्च करें, तब भी ये तालीम का म्यार बेहतर हो सकता है। ठीक है अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। अख्तर भाई फरमाइएगा, बहुत सारी चीजों मैं चाहूँगा खुर्शीद भाई से ही इसी कंटिन्यूटी में अगर कुछ कहूँ। जी जी जरूर कहिए। तो सर ने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी ज़बरदस्त हैं, समझ में आने वाली हैं। मैं एक चीज़ का थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो पता है, देखें स्कूलों में ठहराना जो है इनकी मजबूरी है, ठीक है, और मजबूरी क्या है, वो एक सोची समझी स्कीम हमेशा से रही है। गवर्नर हाउस या पीएम हाउस, सीएम हाउस जो है वो उनके लिए नहीं है, वो उन सियासी यतीमों के लिए हैं कि वहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट बनाकर वो उनके लिए जो है ना, जो भी बच गया है वक्त हुकूमत का, वो चंद महीनों के लिए वहाँ ठहराया गया है, कोई ना कोई ओहदा देकर, कोई ना कोई मराहत देकर, और पूरे खानदान को, वो उनके लिए है सर जगह। आप शायद थोड़ा सा ये इस डायमेंशन में सोचा नहीं आपने। जाहिर है कि बहुत काबिल आदमी हैं आप, बारी बातें समझते हैं, मगर आप शायद ऑन एयर कहना पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ जो मसला है सर वो ये है कि हमारे उस्ताद का जो भी है ना वो गवर्नमेंट को 100% लॉ में मौजूद है। ये सोची समझी स्कीम के तहत ऐसा किया गया कि एक उस्ताद अंडर, यानी कि उसके वेजेस इतने कम हों कि यानी कि नाअहल लोग आ जाएं जिनको कोई और काम नहीं मिलता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके खड़े होते हैं, नस्ल दर नस्ल वो लोग आ रहे हैं, आ गए जो खुद एग्जाम के अंदर जो है हायर ग्रेड्स नहीं ले पाए। अच्छा, मैं आपको अपना ही तजुर्बा बताऊं, अय्याम बेरोजगारी में हमें ये कहा जाता था जब कुछ नहीं है करने के लिए तो पढ़ाई लो, टीचर बन जाओ। एग्जैक्टली, जब वो उनको ये नहीं पता कि क्या करना है तो वो फिर और नहीं तो यही काम शुरू कर देते हैं।
ठीक है, अब वो उनके पास होता नहीं, वो सिर्फ एडाक बेसिस पे आते हैं, वो किसी उसमें नहीं आते। दिस इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैं एक कानून था पाकिस्तान का, वो प्रॉपर एक एजुकेशन पे नहीं था, 1962 का, जो 65 में अमेंड भी हुआ था। उसके अंदर कुछ चीजें हैं कि उस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट को उसमें पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट लाए थे कि भाई उस वक्त मराहत दिए जाते थे प्राइवेट सेक्टर में कि अगर आप कोई एजुकेशन सोसाइटी, ट्रस्ट या कोई इदारा बना के आप करेंगे, ठीक है, तो आपको इम्यूनिटी प्लॉट ऑफर होते थे, और इम्यूनिटी प्लॉट में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ग्रांट्स हैं। ऐसी बड़ी मिसालें हमारे कराची शहर में मौजूद हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कुछ स्कूल्स हैं, शार फैसल पर हैं, राइट लेफ्ट की सोसाइटीज में हैं, और वो पूरे ग्रांट से बने थे। आज भी आम प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा फीस वो लोग ले रहे हैं जी। अगर यानी कि 3-3 लाख रुपए सिर्फ एक क्लासरूम जो है उनका कमा के दे रहा है, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, और वो पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, यानी कि वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जो एक्चुअली उस पर्पस के लिए थे। मगर मैं जो कहना चाह रहा था कि जो अपनी किराए की बिल्डिंगों में या वो बेचारे दे रहे थे, तो सैलरी बिल जो होता था उस वक्त 80% जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स की शक्ल में उस प्राइवेट इदारों को देती थी, कम फीस लेने वालों को। उसका रीजन क्या था कि एक मयार था कि एक टीचर होगा तो गवर्नमेंट का अगर कोई 14 स्केल का एक प्राइमरी टीचर है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। प्राइवेट इदारा वो चंद 100 रुपए लेकर जो है वो उसकी सैलरी नहीं दे सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट 20% कहती थी आप उसमें से दे दें, ताकि कम फीस वालों को अच्छे मयारी उस्ताद मिल सकें। वो कानून जानबूझ के खत्म करके ये बना दिया गया कि जो स्कूल है वो अपनी फीस की 4 गुना जो है, यानी प्राइवेट स्कूल फॉर प्रॉफिट बनने वाला, वो 4 गुना जो है कम से कम 4 तालिब इल्म की फीस के बराबर कम से कम सैलरी दे दे, वो लीगल है। मुझे ये बताइए कि एक 500 रुपए फीस लेने वाला तालीमी इदारा क्या वो 2000 रुपए में टीचर हायर करेगा? वो कौन सी टीचर उसके पास जाएगी या जाएगा कि जो 2000 में करेगा? 1000 रुपया आज के दौर में लेने वाला स्कूल जो है वो 4000 में हायर करे तो वो लीगल है। मगर आपने सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए। ना सिर्फ कंप्रोमाइज हो जाए, मैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, और ये गवर्नमेंट इसमें शरीक है कि अपनी ग्रांट्स बचा ली उन्होंने और ये कर दिया। ये तो 5000 4000 से कम वाले, यानी कि अर्बन एरियाज में हमारे कराची जैसे शहर में 4000 वाला जो स्कूल है उसको भी जो है ना इस टाइप की फैसिलिटीज होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उसको दे, मगर एक मयार फिक्स कर दे कि आपने 25 या 30 या 40 हजार से कम का टीचर नहीं रखना। आपकी ये बजट बनती है, गवर्नमेंट आपको इतना पर टीचर देगी और डायरेक्ट अकाउंट में डालेगी, उस टीचर के अकाउंट में डालेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो यहाँ तो कवानीन सपोर्ट के लिए नहीं बनाए गए, यहाँ तो कानून जानबूझ के गड़बड़ घोटाला बनाए गए ताकि मयार कंप्रोमाइज हो, तालीम कंप्रोमाइज हो, और नाअहल आएंगे तो फिर आप देखा कि बाज़ औक़ात बोर्ड पे कुछ भी लिख दे, उनको टीचर्स को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। गवर्नमेंट के स्कूल जो हाईली पेड होते हैं उसके अंदर मैंने एक दफा, मैं बात याद आ गई, मुझे इजाजत दे मैं कहूँ, आज से कोई मेरा ख्याल है 10 साल या 12 साल पहले एक प्लानिंग डिवीजन की मीटिंग थी उसमें मैरियट होटल में, उस वक्त शायद मैरियट था या, तो वहां पर मैं भी गया, मुझे भी इनवाइट किया गया। तो वहां मैंने एक सजेशन दी, मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम का आइडिया दिया था कि एक ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम लाया जाए कि जो अच्छे स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को डेपुटेशन पे 1 साल के लिए भेज दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, और गवर्नमेंट टीचर को उनके इदारे में भेज दिया जाए। पहले मरले में 3 साल प्रोग्राम एक्सचेंज का हो कि टीचर गवर्नमेंट वाला जाए एक बड़े किसी स्कूल में, ब्रांड नेम नहीं लूंगा मैं, वहां जाए, वहां जाके पढ़ाए। तो वहां क्या होगा कि एक तो काम करने का आदी होगा और उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, उसकी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, और हाउ दे आर टीचिंग, यानी वो मयारी तालीम अगर दे पा रहे हैं तो कैसे। यकीन कीजिएगा, एक रिसर्च से मेरे पास पेपर वर्क अभी भी पड़ा हुआ है कि वो जो गवर्नमेंट टीचर थे जो मैंने सपोज की जिसकी 10 साल सर्विस थी, वो 70-80 हजार रुपए उस वक्त ले रहा था जी। और इधर से वो स्कूल जो है ना 50,000 60,000 दे रहे थे, जिनका मयार इतना बुलंद है कि जो 20-20 हजार रुपए फीस ले रहे होते हैं जी। तो मैंने कहा कि 3 साल प्रोग्राम जब एक्सचेंज का होगा, एक कैंपस से एक टीचर जाए तो फिर ये 3 साल तक हो, तो एक सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर वापस आएंगे तो वो पॉलिश होके आएंगे जी।
आप समझिए मेरी बात। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर इसके बाद सेकंड पे ये भी किया जा सकता है अगले 3 साल के लिए कि टीचर का एक्सचेंज प्रोग्राम तो कंटिन्यू रखा जाए, ताकि दोनों तरफ के आपस में गवर्नमेंट का टीचिंग का मयार और उसके तालिब इल्म की एजुकेशन और इधर से जो ऑलरेडी मयारी दे रहे हैं, तो दोनों की आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अच्छा, उसके बाद फिर अगले 3 साल में 3 स्टूडेंट्स भी एक्सचेंज किए जाए। बिल्कुल ठीक है कि ज़हीन 3 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के उस टीचर के साथ उसी कैंपस के उस बड़े स्कूल में जाएं और उन अमीर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें जो ज़हीन हैं और गरीब के बच्चे हैं। और क्योंकि फिर वहां से वॉलेंटियरली जो है वो स्कूल का बच्चा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उस टीचर के साथ जाएं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स जो हैं उन पर ट्रस्ट करते हैं कि दे हैव द स्टैंडर्ड। तो ये दोनों को बराबरी पे जो ये फर्क है वो फर्क यूं कम होगा। इतना बेहतरीन आइडिया मैंने फिजिबिलिटी बना के दी, यकीन कीजिएगा प्लानिंग डिवीजन ने जवाब तक नहीं दिया, यानी कि रिप्लाई कर रहे थे, मेरा तो रिप्लाई नहीं दिया, गोल कर गए। नहीं है, मैंने खुद को टीचिंग से मेरा वास्ता रहा है, मैंने 1-2 जगह खुद ये चीज़ विटनेस की और माशाल्लाह मैं उसकी मिसालें अक्सर देता हूँ। मैं उनको अंग्रेजी पढ़ाते हुए देखा है, जहाँ मैंने CAT डॉग, डॉग माने चूहा और RAT कैट, कैट माने कुत्ता पढ़ाते हुए देखा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं। अब वो उनकी हायरिंग भी हुई, वो एक आला उस पर भी हो रहा है, तो चले ये तो है। इस मौजू पर फिर गुफ्तगू जारी रहेगी, यकीन मामला ऐसा है। और इसके साथ साथ दीगर मसाइल, क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है तालीम के हवाले से जो खामियाँ हैं, और खामियाँ ना सिर्फ आपने निशानदेही की बल्कि उसका हल भी आपने बता दिया। तो अगर यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हुए जो इन मामलात को समझते हों या इतने काबिल लोग हों जो वाक़तन चाहते हों अपनी नौकरी से इंसाफ करना, मैं दबे लफ्ज़ों में ये बात कह रहा हूँ, तो यकीन इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद यकीनी है, मुमकिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर आराई साहब। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था, तालीम के हवाले से कुछ हमने गुफ्तगू की है और इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी। सेहत के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।